जी, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज जो इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है 1985 से लेकर 2024 तक का डिफरेंट एसेट क्लासेस के जो रिटर्न्स रहे हैं वो क्या हैं। अ, इस पूरी स्टडी में आप ये देखेंगे कि डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो एसेट्स थे वो उन्होंने टॉप परफॉर्म किया। कभी यूएस लार्ज कैप जो थे किसी साल में उन्होंने हाई परफॉर्म किया, तो किसी साल में रियल स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, और इसी तरह ही किसी साल में अगर गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया तो किसी दूसरे साल में इमर्जिंग मार्केट्स की इक्विटीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इस पूरी वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि दो तीन डिफरेंट सेक्शंस में बनाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको एक्सप्लेन करूँ कि डिफरेंट एसेट्स क्लासेस जो हैं जो इस स्टडी में एक्सप्लेन हुई हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ईच डिफरेंट ईयर्स के अंदर, ईच ईयर के अंदर कितना कितना रिटर्न रहा किसी एसेट क्लास का, और उसके बाद हम ओवरऑल रिटर्न डिस्कस करेंगे कि इन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स थे, एसेट क्लासेस थे, वो कौन से थे। और एंड वीडियो के एंड में मैं कोरिलेशन भी एक्सप्लेन करूँगा कि कोरिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों आपको किसी एक सिंगल एसेट क्लास के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिकली स्टडीज़ के अंदर 12 डिफरेंट एसेट क्लास जो है उनके ऊपर वर्किंग हुई, और उन 12 के अंदर आपकी यूएस लार्ज कैप यानी कि यूएस की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी वो एक एसेट क्लास डिफाइन हुई। यूएस स्मॉल कैप यानी कि जो यूएस के अंदर जो छोटी कंपनीज उनकी जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर जो वो दूसरी एसेट क्लास थी। इसी तरह ही इंटरनेशनल जो डेवलप मार्केट की के स्टॉक्स थे वो एक एसेट क्लास डिफाइन हुई है। सिमिलरली इमर्जिंग मार्केट यानी कि जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक बास्केट के अंदर एसेट क्लास डिफाइन किया गया। सिमिलरली गोल्ड, कैश मींस यूएस ट्रेजरीज, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड्स, रियल स्टेट, आई एक्सप्लेन गोल्ड। सो दीज आर डिफरेंट एसेट क्लासेस जो कि इस पूरी स्टडी के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, दूसरे सेक्शन के अंदर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट ईयर्स को नॉट, क्योंकि सारे ईयर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो मैं डिफरेंट मेजर जो ईयर्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा कि उन ईयर्स के अंदर बेसिकली किस तरह से डिफरेंट एसेट क्लासेस ने या डिफरेंट एसेट जो आप उनको सेगमेंट्स कह लें उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। तो 2023 जो कि अभी साल ख़त्म हुआ है उसके अंदर जो बेस्ट एसेट क्लास थी वो यूएस लार्ज कैप थे, यानी कि यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं जिसको S&P 500 से भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं, तो वो उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और उसके जो रिटर्न था वो था 21.1% सिंगल ईयर 2023 में। और कैश जो था जिसको हम यूएस ट्रेजरीज भी बोलते हैं, यूएस बॉन्ड्स भी बोलते हैं, वो उसका जो रिटर्न था वो 1.6% था, और ये दोनों रिटर्न जो थे वो पॉजिटिव थे। 2022, क्योंकि 2 ईयर साथ साथ एक्सप्लेन करना ज़रा उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। 2022 जो था वो उसमें ज़्यादातर जो एसेट क्लासेस थे उनकी जो रिटर्न थे वो नेगेटिव थे, जिसमें जो बेस्ट जो रिटर्न था वो -5.2% था, यानी कि नेगेटिव रिटर्न था, और वो बेस्ट था कैश का यानी कि यूएस ट्रेजरीज का। और सबसे जो बुरा रिटर्न था इस 2022 का वो था रियल स्टेट का, रीट्स का, जो कि 31.1% नेगेटिव रिटर्न था। साथ ही साथ मैं आपको 2020 का भी बता दूं जो कि कोविड का ईयर था, और जब कोविड जो है बिल्कुल अपने पीक पे था तो मार्केट्स जो थी वो बड़ी पूरी तरह से परफॉर्म किया था उन्होंने, स्पेशली इक्विटी मार्केट ने। तो उस टाइम पर सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया था, जो सबसे बेस्ट जो एसेट रिटर्न आया था वो था गोल्ड का, जो कि 23.3% था। गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया यानी कि गोल्ड ऊपर गया था 2020 में। और रीट्स जो थे उसने सबसे बुरा परफॉर्म किया और -6% रिटर्न था। बेसिकली जो 2021 के अंदर जो इक्विटीज़ जो कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा जो मार्केट्स पे आया था 2021 में आया था। इसी तरह ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 2008, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरी थी। तो उस टाइम पर जो सबसे बेस्ट रिटर्न था वो इंटरनेशनल बॉन्ड्स ने परफॉर्म किया था 5.5%, और इमर्जिंग मार्केट्स जो थी उन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया था और उनका रिटर्न था -50
2.8%। इसी तरह ही 2008 मैंने बताया, तो 2009 इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। 2009 के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो थी इमर्जिंग मार्केट की। 71.5% रिटर्न दिया था इमर्जिंग मार्केट की एक्विटीज़ ने, और कैश ने नेगेटिव रिटर्न दिया था जो कि 2.4% था। आप ये स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे। साथ ही साथ मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2000, यानी कि जो एग्जैक्ट 2000 का ईयर था, उसमें बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको .com बबल का ईयर भी बोला जाता है। उसके अंदर जो रीट्स थे उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था, 22.2% रिटर्न था, और एमर्जिंग मार्केट ने वर्स्ट परफॉर्म किया था, 29.9% रिटर्न था। इसी तरह 2001 के अंदर जो रीट्स थे उन्होंने सेकेंड ईयर सबसे अच्छा परफॉर्म किया 2000 के बाद, 2001 में भी 10.7% रिटर्न, एंड उसके बाद जो उसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस थी 2001 के अंदर वो थी इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट, जिसमें आपकी यूएस के अलावा जितनी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जिसमें यूरोप आ गया, यूएस यूके आ गया, उनकी जो एक्विटीज थी उनका रिटर्न था -23.1%। सो इस सेक्शन में मैंने आपको एक्चुअली ईयर बाय ईयर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपने देखा होगा कि किसी साल में अगर इंटरनेशनल जो है वो स्टॉक्स ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है, तो किसी साल में इमर्जिंग मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर वर्स्ट की बात करें तो कभी गोल्ड ने वर्स्ट परफॉर्म किया है, तो किसी में बॉन्ड्स ने जो है ना वो वर्स्ट परफॉर्म किया है। अच्छा, अब जो तीसरा सेक्शन है इसके अंदर मैं बेसिकली कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि इन 40 इयर्स की जो स्टडी है इसके अंदर जो सबसे अच्छे रिटर्न्स रहे, अगर 40 साल की इन्वेस्टमेंट की जाती है, सबसे अच्छे रिटर्न्स रहते तो वो क्या थे। तो यूएस लार्ज कैप जो थे उसका जो सिंपल एवरेज था, यानी कि अगर 40 साल के रिटर्न का हम एवरेज निकालें तो वो 9.7% पर ईयर का रिटर्न था। बट अगर इसका हम कॉमुलेटिव रिटर्न देखें, जिसमें से रियल रिटर्न बेसिकली इसको बोलते हैं, जिसमें से आपने इन्फ्लेशन को अगर एक्सक्लूड कर दें, तो वो रिटर्न था 8.3% पर एनम इन 40 इयर्स का। ये बेस्ट एसेट क्लास थी इन 40 इयर्स में, जिसने ऑन एवरेज कॉमुलेटिव बेसिस पे 8.3% रिटर्न दिया। उसके बाद यूएस स्मॉल कैप ने 7.4% रियल रिटर्न दिया, यानी कि आफ्टर इन्फ्लेशन। इसके बाद जो जो थर्ड जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो थी इमर्जिंग मार्केट की, जिसका रिटर्न था 7.1%। और फोर्थ लेवल पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो थी रीट्स की या रियल एस्टेट की, वो थी 6.4% आफ्टर इन्फ्लेशन इफेक्ट। और वर्स्ट परफॉर्मेंस इन 40 इयर्स में जो थी वो थी कैश की, यूएस जिसको हम ट्रेजरीज भी बोलते हैं, ओनली 0.4% रिटर्न था इन 40 इयर्स में। और गोल्ड का जो रिटर्न आप हैरान होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एशिया में ये समझते हैं कि गोल्ड जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। इन 40 इयर्स में गोल्ड का जो रिटर्न था वो ओनली 1.9% था, ठीक है, और वो सेकंड वर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी इन लास्ट 40 इयर्स। अच्छा, अब आपको जो मैं एक स्क्रीन पे जो आप एक देखेंगे एक पिक्चर, उसमें आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जब ये स्टडी स्टार्ट हुई 1985 से ऑनवर्ड, तो आप ये देखेंगे कि जो रेंज थी डिफरेंट एसेट क्लासेस की ऊपर और नीचे जाने की, वो बहुत वाइड थी, ठीक है। इवन आप अप साइड पे देखेंगे 60-70% तक भी पॉजिटिव रिटर्न आए हैं किसी एक एसेट क्लास के, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे आप देखेंगे तो 50-60% तक मार्केट जो है वो डाउन गई किसी एक एसेट क्लास की, अनटिल 2008 के बाद आप देखेंगे कि मार्केट जो है उसकी जो रेंज थी ऊपर और नीचे जाने की, यानी कि प्लस और माइनस होने की, वो काफ़ी स्क्वीज हो गई, और वो इन बिटवीन 20-30% की रेंज में वो लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 ईयर से इसी रेंज में ऊपर जा रही है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि मार्केट मिच्योर हो रही हैं, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब उनकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, और वो ज़्यादा बेहतर शायद डिसीजन लेना शुरू हो गए। या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अब बहुत ज़्यादा जो मार्केट के अंदर
जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो ये एक्विटीज़ में ख़ास तौर पे वो शायद एल्गोज बेस हो रही हैं, तो जब मार्केट नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम्स उसको बाय करना शुरू होते हैं. देयर कुड बी मैनी रीजंस, बट आप ये देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में जो रेंज है वो काफ़ी स्क्वीज़ हो गई है, और प्लस और माइनस जो है वो एक रेंज बाउंड है 10 to 15 और 20 और 25% के बीच में. अच्छा, अब हम जो लास्ट सेक्शन है इसमें हम बात करेंगे कि कोरिलेशन क्या है. कोरिलेशन कहते हैं कि दो एसेट क्लास या दो डिफरेंट, जो मैंने एक्सप्लेन किए 12 डिफरेंट एसेट क्लासेस, क्या वो एसेट क्लासेस एक ही तरह परफॉर्म करते हैं या एक दूसरे से हट के परफॉर्म करते हैं, इसको कोरिलेशन बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक एसेट ऊपर जा रहा है और दूसरा एसेट भी उसके साथ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसेट्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं. अगर तो वो एक ही परसेंटेज से ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि परफेक्टली कोरिलेटेड या हाईली कोरिलेटेड. और इसी तरह अगर कोई एक एसेट क्लास ऊपर जाता है और दूसरा एसेट क्लास नीचे आता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. बहुत सारे एसेट क्लासेस जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, कि वो लेस कोरिलेटेड या नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट क्लासेस को आपस में मर्ज करें एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ताकि अगर एक एसेट क्लास बुरी परफॉर्म करे किसी एक ईयर में तो दूसरी एसेट क्लास जो है उसको कंपनसेट कर दे. ठीक है, इसीलिए जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं या अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आपने कोई भी एसेट जो है, एक एसेट के अंदर अपने सारे के सारे पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि डिफरेंट एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वही एसेट क्लास अगले ही साल या उससे अगले 2-4 सालों में बुरा परफॉर्म कर रहा होता है. आमतौर पे ये देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, तो रियल एस्टेट कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अगले सालों में उसके रिटर्न्स कुछ भी नहीं होते. इसी तरह ही एक्विटीज़ जो हैं उनमें कुछ सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, और उसके बाद के जो साल हैं उसमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं होता. तो एज आ इन्वेस्टर आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट करना, और कोशिश करनी है कि वो जो एसेट क्लासेस हैं वो आपस में ज़्यादा कोरिलेटेड ना हो. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो काइंडली लाजमी मुझसे इस वीडियो के नीचे पूछेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.